नमस्कार, स्टॉक्स फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ ही मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि शुरुआती उतार चढ़ाव काफी ज्यादा है। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और निफ्टी ने अच्छी रिकवरी दिखाई थी कमजोर शुरुआत के बाद, लेकिन फिर से ऊपरी स्तरों पर प्रेशर आ रहा है और इस वक्त 18,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी दिन में गोता भी लगाया था 18,300 के नीचे का। 100 अंकों के आसपास की कमजोरी है, तो जो रिकवरी आई थी वो रिकवरी फिर से बाजार ने खो दी है और 18,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर आप नीचे से देखेंगे तो मामूली सा ऊपर है, ऊपर से अगर आप बाजार को देखेंगे तो तकरीबन 125 अंक नीचे आकर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स से 300 अंकों की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ और निफ्टी बैंक में है करीब 325 अंकों के आसपास की नरमी। तो बाजार का मूड थोड़ा सा खराब है और एडवांस डिक्लाइन जो रेशियो है वो भी यही संकेत दे रहा है। हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले इस वक्त बाजार में 3 गिरने वाले शेयर ट्रेड कर रहे हैं और एक भी शेयर ऐसा नहीं है निफ्टी में जहां पर आपको हरे निशान में ट्रेड होता हुआ दिखे। रिलायंस थोड़ा सपोर्ट देने का काम कर रहा है, हालांकि 1% मजबूत था शेयर और ये अब आधे % के आसपास की मजबूती इसमें रह गई। इसके अलावा जो खपत वाले कुछ शेयर हैं, नेस्ले, HUL, वहां पर आधे % के आसपास की तेजी है। सिप्ला आधा % ऊपर है। आयशर में हमने कलेक्शन देखा था अच्छा खासा और आज ये शेयर ऊपर आकर ट्रेड कर रहा है। कल थोड़ी कमजोरी थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा, BPCL, हिंडाल्को, SBI, ये कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पर हम 1 से 1.5% के आसपास की नरमी आज के सत्र में देख रहे हैं और IT स्टॉक्स का मूड आज भी खराब है। हम देख रहे हैं कि TCS 1.25% कमजोर है और ITC 1.25% की कमजोरी यहां पर भी हमें देखने को मिल रही है। तो सवाल ये कि क्या बाजार में जोखिम फिर से बढ़ रहा है क्योंकि अमेरिका में मंदी की बातचीत हो रही है? क्या आपको 18,300 का लेवल अगर टूट जाता है, अगर उसके नीचे की क्लोजिंग आज आ जाती है तो क्या कोई संकेत मिलेगा कि आगे और भी करेक्शन आ सकता है? इस पर हम चर्चा करेंगे और आपके तमाम शेयरों से जुड़े सवाल भी लेंगे। और सवाल पूछने का तरीका रोज की तरह बेहद सिंपल है। 9167329108 पर फोन करके, SMS करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हो। और सोशल मीडिया पर अगर आप ईटी न्यूज़ स्वदेश को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल या फिर इंस्टाग्राम पर जाकर उसका पता आपकी स्क्रीन पर @ET न्यूज़ स्वदेश पर अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान शेयर इंडिया के रवि सिंह और 5 पैसा के रुचित जैन हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। रवि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके ईटी न्यूज़ स्वदेश पर। रवि, हमने देखा था कि 18,900 के आसपास तक के स्तर देखे, रिकॉर्ड हाइज देखे, उसके बाद बाजार कंसोलिडेट किया और हम देख रहे हैं कि थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा है। रवि, आप ये बताइए कि 18,300 के नीचे का आज गोता लगा, हमने देखा है ऊपर के लेवल पर जाकर बाजार सस्टेन नहीं कर रहा है। आपको क्या संकेत मिल रहे हैं यहां से फंडामेंटली, और चूंकि आप टेक्निकल्स भी ट्रैक करते हैं तो जरा बताइए डेटा क्या संकेत दे रहे हैं आपको? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो कि एक्सपायरी हुई है तो उसके बाद के कॉन्ट्रैक्ट को अगर देखते हैं, सबसे पहले वाई को एक बार मैं कहूंगा कि उसको ध्यान दें तो आपको ये साफ साफ नजर आएगा कि कहीं ना कहीं से कॉल राइटिंग थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ी है और कॉल राइटिंग का जो लेवल रहा है वो 18,600 और 700 के लेवल्स पर अच्छी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो फ्यूचर्स इंडिकेशन यहाँ पर ये मिल रहा है। चूंकि अगर यहाँ पर टेक्निकल लेवल्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि देखिए जो अभी जो करेक्शन है और 320 का जो एक बार को सपोर्ट जो छोटा सा था वो टूटा है, 300 के पास है, तो लोअर लेवल पर अगर जाते हैं तो आपको अब 18,250 और 18,180 ये दो सपोर्ट आपको इंट्राडे में काम करते हुए नजर आएंगे। और अगर पुल बैक की बात करते हैं तो वापस जो अभी 18,330 के लेवल आपको स्पॉट में देखने को मिल रहे हैं वो एक बार 18,380 तक रीबाउंड कर सकते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा प्रेशर ज्यादा रहेगा और अगले हफ्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी रह सकती है। और अभी का जो सिनेरियो बनता जा रहा है उसमें एक बार को लोअर लेवल टेस्ट होते हुए ज्यादा नजर आ सकते हैं। तो थोड़ी सी वीकनेस है, सेंसेक्स भी उसी हिसाब से वीकनेस दिखा रहा है और मुझे लगता है कि सेंसेक्स भी यहाँ पर एक बार 61,300 तक के लेवल अचीव कर सकता है। तो अभी मोमेंटम यहाँ पर डाउन रहेगा। तो मोमेंटम अभी फिलहाल कुछ समय के लिए डाउन रह सकता है मार्केट का, ये राय आपको बाजार में दे दी गई है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपको बता ही दिया है। आप हमारे फोन लाइन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और साथ ही सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और इस बीच हमारे साथ पहले दर्शक भी मौजूद हैं फोन लाइन के जरिए। अमृतसर से कनावर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, आपका किस स्टॉक पे सवाल है, पूछिए। हेलो।
हेलो। जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। Yes. Hi, good morning. Actually, my question was about UCO Bank. Currently, I have around 500 shares in UCO Bank. So my question was that should I maintain or is it a time to pull out from the stock? ऑलराइट, रवि आपसे समझना चाहेंगे, हम जिस तरह से देख रहे हैं सरकारी बैंकों में एक लगातार मोमेंटम बना हुआ है और यूको बैंक इन्होंने जो एंट्री ली है वो थोड़े ऊपरी स्तर पर देखिए लेने की कोशिश की, 30 के आसपास 500 शेयर्स इन्होंने लिए। यूको बैंक इस वक्त 36 के पास कारोबार कर रहा है, बट क्या व्यू बन रहा है आपका, ये जो तेजी दिख रही है इसमें अभी भी बने रहने की राय देंगे या फिर जो भी मुनाफा हो रहा है उसको लेकर निकल जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा चल चुके हैं। एक महीने में यूको बैंक देखेंगे तो करीब करीब 140% से ज्यादा का रन अप दिखा चुका है और इनकी भी खरीदारी थोड़ा ऊपरी स्तर पे हुई है, तो इन स्तरों पर आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको यूको बैंक में। बिल्कुल पूजा जी, आपने सही कहा। 3 महीने में देखते हैं तो 260% और 1 महीने में देखते हैं तो 150% की रैली दिखा चुका है, लेकिन अभी भी टेक्निकल चार्ट्स पे ये काफी अच्छा लग रहा है और अपसाइड में एक बार 40 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। लेकिन आप यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बिल्कुल मेंटेन करिए और 35 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, जिससे कि आप अपने ट्रेड में प्रॉफिट में भी बने रहेंगे और अगर यहाँ से रैली आती तो आपका पैसा भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ से आप 35 रुपए का अगर ट्रिगर हो जाता है तो इंट्राडे में या फिर डे टू डे बेसिस पे तो आप एक बार को प्रॉफिट बुक हो जाएगा, नहीं तो आप चलने दीजिए। अभी 38 रुपीज तक यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली यूको बैंक में फंडामेंटल चेंजेस की वजह से भी तेजी है और टेक्निकल ब्रेकआउट की वजह से भी तेजी है, तो आप अभी उस तेजी का फायदा उठाइए और अपसाइड का टारगेट 40 रुपए का लेकर चलिए। ठीक है, यूको बैंक में अपसाइड का जो टारगेट है रवि के मुताबिक वो 40 रुपए का है। 38 रुपए के आसपास तक के स्तर हम देख चुके हैं, लेकिन इटिनो और रिटिनो स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने निवेशकों को आगाह किया और ये कहा है कि इस समय जो छोटे पीएसयूज हैं, खास तौर से बैंक्स की बात कर रहे हैं हम, उसमें सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि येस बैंक में री रेटिंग का दौर खत्म हो चुका है और आगे इसके प्रदर्शन पर नजर रहेगी, जो हम देख भी रहे हैं कि येस बैंक का शेयर आज गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। दर्शकों को मैं बता दूं फ्री फ्लोट क्या होता है। फ्री फ्लोट वो होता है जो नॉन प्रोमोटर होल्डिंग होती है, जो मार्केट के अंदर फ्री टू ट्रेड के लिए अवेलेबल है। जो कुछ बैंक्स हैं इनके अंदर सरकार की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज सरकार ने इनको रिकैपिटलाइज करा था। क्योंकि सरकार ने इनको रिकैपिटलाइज करा था, सरकार की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, वो होल्डिंग मार्केट में आ नहीं रही है। तो यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, इनके अंदर सरकार की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। मगर अगर फ्री फ्लोट इतना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, स्पेशली यूको बैंक में, आप देखिए सेंट्रल बैंक में कल 1.5% के आसपास टोटल फ्री फ्लोट ट्रेड कर रहा है, तो सवाल ये होता है कि भाई 80% ऑफ द फ्री फ्लोट या 70% ऑफ फ्री फ्लोट क्यों ट्रेड कर रहा है। और जब इस प्रकार से ट्रेड करता है फ्री फ्लोट, स्पेशली कोई छोटे स्टॉक के अंदर और जिनमें आपको पता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं है, तो आपको ये पूछना पड़ता है कि भाई क्या हो रहा है। तो ये खतरे की घंटी मान सकते हैं, एक रेड लाइन मान सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर मैं बात करूं जो टर्म है, आई थिंक इज नॉट देयर इन एनी ऑफ द स्मॉल पीएसयू बैंक्स एट दीस लेवल्स। येस बैंक का जो प्राइस है, इट इज नो लॉन्गर चीप नाउ। इसका जो प्राइस टू बुक है वो 1.5 के ऊपर है। 1.5 के ऊपर किसी भी बैंक, इस श्रेणी के बैंक में मेरे हिसाब से आपको बोलना चाहिए कि भैया महंगा हो चुका है। तो अब ये एक री रेट, देखिए 2 तरह की चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर, एक तो होती है री रेटिंग और डी रेटिंग। तो येस बैंक की जो री रेटिंग थी, बैलेंस शीट, कैपिटल इन्फ्यूजन, पोटेंशियल, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट दे कैन डू, वो हो चुकी है। अब जो इसके अंदर चाल आएगी वो आएगी विल बी ए फैक्टर ऑफ परफॉर्मेंस, कैसे ग्रो करते हैं, कहाँ बैलेंस शीट लेकर जाते हैं, कितना खासा वो जनरेट करते हैं। तो जो री रेटिंग थी मेरे हिसाब से खत्म हो चुकी है और जो परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रोथ है अब वह धीरे धीरे आएगी। तो येस बैंक में जो एक्शन आज आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इससे पहले ही बाजार खुलने से पहले आपको निकुंज ने आगाह कर दिया था और आज हम देख रहे हैं कि शेयर में करेक्शन है 5% के आसपास का। हालांकि ये एक छोटे टेक साइज का शेयर है तो 5% ज़्यादा हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आज 21 रुपए के आसपास जाकर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। रुचित, आपसे ज़रा एक चेक लेना चाहेंगे टेक्निकल। आप ये बताइए कि जो तर्क है निकुंज के कि यहाँ से री रेटिंग के जो ट्रिगर्स थे अब वो धीरे धीरे खत्म हो गए हैं और यहाँ से अब फर्दर अपसाइड की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आप ये बताइए कि यहाँ से ये शेयर आपको क्या साइडवेज लग रहा है, यहाँ फर्दर डाउनसाइड आपको दिख रहा है, स्टॉप लॉस आप कहां पर लगाने की सलाह देंगे? जी वेरी गुड मॉर्निंग।
रिसेंटली हमने देखा है कि एक ब्रॉड रेंज स्टॉक ने बनाया था 15 से लेके 18 रुपए का, जहाँ पे लगभग 3 से 4 महीने वो रेंज में ट्रेड किया था और जैसे ही 18 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट दिया, क्योंकि बाकी सारे बैंक्स ने इतनी अच्छी तेजी दिखाई थी, मिड साइज बैंक्स ने, तो आई थिंक ये कहीं एक कैचअप मूव, जैसे हम कहेंगे कि कैचअप मूव ये स्टॉक ने दिखाया है। पर फ्रेंकली अगर ये सस्टेनेबल वेदर अप मूव रहेगा या बड़े अप मूव यहाँ से और कंटिन्यू रहेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। एट द मोस्ट आई थिंक जो रेंज से 15 से 18 थी वो अब शिफ्ट हो जाएगी फिर से 18 से 22-24 की रेंज तक। सो आई डोंट थिंक यहाँ पे सिग्निफिकेंट आएगा, लेकिन आपको ये ब्रॉड रेंज में ज्यादा वॉलेटिलिटी स्टॉक में कंटिन्यूड रहेगी। सो स्टॉप लॉस तो काफी लंबे है यहाँ पे, क्योंकि जैसे वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी स्टॉक में तो आपको अप्स एंड डाउन डेफिनेटली ज्यादा दिखेंगे। सो अगर एग्जिस्टिंग पोजिशन है तो उनके लिए 18 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा। फ्रेश बाइंग के लिए अगर आपने पहले रेंज में लिया हुआ है 15 से 18 के रेंज में तो होल्ड कर सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज स्टॉक चल चुका है तो इसको अभी चेज नहीं करना चाहिए। ये राय कि स्टॉक का पीछा आप मत करें, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चल चुका है। अगर आपके पास 15 से 18 वाली रेंज में है तो 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, पंजाब से हितेश कुमार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। हितेश जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार जी, मेरे पास पीएनबी है सर। पीएनबी के शेयर आपके पास हैं, 600 शेयर है 50 के भाव पर, राइट? 6,000 शेयर। 6,000 शेयर हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रॉफिट का जो आपका आंकड़ा है उसी रेशियो में बढ़ जाएगा, एक शून्य और लग जाएगा। पीएनबी है 50 के भाव पर 57 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। जेपी मॉर्गन की जो राय है वो 72 रुपए के टारगेट्स उन्होंने सजेस्ट किए थे पीएनबी में। इसमें क्या व्यू होगा आपका रवि? पीएनबी अभी होल्ड करें और क्या इस भाव पर भी आप खरीदने की सलाह देंगे या फिर थोड़ा सा कॉशन बरतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, खासतौर से ये पीएसयू बैंक्स में? देखिए, जिस हिसाब से अभी मोमेंटम चल रहा है उसमें तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल आपको प्रॉफिट आ रहा है, बुक कर लेना चाहिए। ज्यादा इंतजार मत करिए, क्योंकि 60 रुपए के ऊपर ये स्टॉक निकल नहीं पा रहा। दूसरी बात है, अभी बहुत अच्छी बात आपने देखी, पिछला जो डिस्कशन था जिसमें यस बैंक की चर्चा हो रही थी और निकुंज सर ने बहुत बढ़िया से इन्वेस्टर को सही समय पे आगाह किया कि निकल जाओ, बच जाओ, प्रॉफिट बुक कर लो। कुछ ऐसे सिचुएशन अभी पंजाब नेशनल बैंक की, मोमेंटम जरूर यहाँ पर बढ़ा है, लेकिन अभी भी ये स्टॉक में वो फंडामेंटल स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रही। ओवर प्राइस यहाँ पर एक तरीके से मूव कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस से ये 52-53 के लेवल दिखाए उससे पहले मुनाफा वसूल कर लीजिए, बुक कर लीजिए। और इस समय मार्केट भी मोमेंटम में थोड़ा सा डाउन है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय आपको स्टॉक में दे दी गई है पीएनबी में, फिलहाल मुनाफा बुक करने की राय, क्योंकि आज हम देख रहे हैं काफी सारे बैंकों में मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है। तो जो भी आपको अच्छा गेन हुआ है वो अभी बुक करने की ही राय इस वक्त दी जा रही है। पीएनबी भी देखिए इस वक्त दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और कर्नाटक से हमारे साथ अगली दर्शक मौजूद है। इनफैक्ट उनका सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए आया है, माला रेड्डी जी का, और इन्होंने सुबेक्स के शेयर्स लिए हुए हैं 1000 शेयर्स 60 रुपए के भाव पर इन्होंने सुबेक्स में एंट्री की हुई है। ये एक स्मॉल कैप आईटी कंपनी है और देखिए इनकी खरीद के भाव से लगभग आधा हो चुका है ये स्टॉक, और शेयरों की संख्या 1000 रुपए, इसको करेक्ट करना होगा, 1000 शेयर्स इन्होंने यहाँ पर लिए हुए हैं, और जिस वजह से इनको नुकसान भी इस वक्त इस स्टॉक में हो रहा है। रुचित, आपका क्या व्यू बन रहा है सुबेक्स पर? इस कंपनी को ट्रैक करते हैं क्योंकि काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी है और इनकी भी जो खरीदारी है वो काफी ऊपरी लेवल पर लग रही है। अब यहाँ से क्या कुछ रिकवरी के मौके आपको दिखाई दे रहे हैं या फिर निकल जाना चाहिए स्टॉक से? ये क्लियर एग्जांपल है कि क्यों नो सब टेक्निकल एनालिस्ट प्रिफर करते हैं कि आप जब भी स्पेशली मिड साइज स्मॉल साइज स्टॉक्स ले तो बिना स्टॉप लॉसेस के ट्रेड ना करें, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% कैपिटल्स आपका वाइप आउट हो जाता है, तो वहाँ पे रिकवरी फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है और कैपिटल भी ब्लॉक रहता है। सो यहाँ पे सुबेक्स में फिलहाल तो कोई इतने पॉजिटिव संकेत नहीं है। रिसेंटली ये स्टॉक में एक अच्छा रनअप हमने देखा था, जब ये स्टॉक 26 रुपए से लेके लगभग 44, 45 या 50 रुपए तक के या 48 तक के मूव स्टॉक में आए थे, बट उसका फॉलोअप बाइंग देखेंगे तो स्टॉक में मिसिंग है। सो यहाँ पे इमीडिएटली कोई बड़े मूव्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इनकेस कुछ फिर से कुछ पुल बैक मूव आता है, आपको 42, 45 की रेंज में स्टॉक आगे आने वाले समय में दिखता है, तो वहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति रखें और हाई लेवल्स पे एग्जिट करने को ही देखें। ठीक है, सुबेक्स को लेकर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे। बात से देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। देवेंद्र जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनका सवाल है हमारे पास। उन्होंने हुडको के शेयर्स लिए हुए हैं 2000 शेयर्स
88 के भाव पर लिया हुआ है और ऐसा लग रहा है काफ़ी समय से ये होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को, काफ़ी ऊपरी स्तर पर इन्होंने लिया हुआ है 88 पर, और नुकसान भी इनको काफ़ी हो रहा है और अब देखिए 54 के आसपास कारोबार कर रहा है। हालांकि आज भी हुडको में हम देख रहे हैं कि करीब 3-3.5% की गिरावट भी स्टॉक में देखने को मिल रही है। रुचित, आपसे ही सवाल होगा, देखिए कुछ देर पहले हम ऐसे ही कुछ मिड कैप काउंटर की बात भी कर रहे थे, इनको भी यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ। हालांकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं हुडको में धीरे धीरे एक तेज़ी नज़र आ रही थी और एक के बाद एक स्टॉक 52 वीक हाई पर ट्रेड भी कर रहा था। आज थोड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए इन्हें? लेकिन इन्होंने तो काफी पहले लिया हुआ है और उसका फायदा इनको मिल नहीं रहा है, वो लेवल वापस से दिखे नहीं स्टॉक में, हुडको में। अभी क्या करना चाहिए? स्टॉक में निकल जाएं? कुछ आसार दिख रहे हैं आपको रिकवरी के, या फिर एग्जिट करने की राय देंगे स्टॉक से? आई थिंक शायद इनके बाइंग प्राइस में कुछ नो कंफ्यूजन है, क्योंकि हम अगर चार्ट्स पे देखें तो ऑल टाइम हाई जो है स्टॉक का 80-81 के बीच में जो जुलाई 2017 में था। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट जो भी इनकी बाइंग प्राइस है, आई थिंक यहाँ पे मैं फिलहाल इनको ये पोजीशन थोड़ा और मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रख के होल्ड कर रखने की सलाह दूंगा, क्योंकि स्टॉक में एक अच्छा अपमूव हमने रिसेंटली देखा है जो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बैक्ड है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं जो प्राइस वाइज करेक्शन या कंसोलिडेशन थे वो पूरा हो चुका है और आपको एक ग्रेजुअली स्टॉक में मिड टू लॉन्ग टर्म में एक अच्छा मूव स्टॉक में फिर से 75, 74 ये लेवल्स दिखा सकता है। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखें और अपने पोजीशंस में बने रहें। ठीक है, हडको में बने रहने की सलाह है। 54 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 30 रुपये के आसपास इसके भाव हुआ करते थे, लेकिन अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से इसमें दिखी है और अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज से भी ये सस्ता स्टॉक है। हरिमोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर उत्तराखंड से। हरिमोहन जी नमस्कार, क्या जानना है आपको? कौन सा शेयर है आपके पास? हरिमोहन जी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। सर अपना सवाल पूछिए आप। मैं सफारी लिए थे मैंने। सफारी इंडस्ट्रीज कौन से भाव पर है और कितने शेयर हैं आपके पास? 1800 रुपये पे लिए थे मैंने 1000 से। 1800 रुपये के भाव पर हैं 1000 शेयर सफारी इंडस्ट्रीज के और इस वक्त 1735 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अच्छी रफ्तार हमने देखी है सफारी इंडस्ट्रीज के शेयर में, हालांकि इस भाव के आसपास जाकर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। रुचित, सफारी इंडस्ट्रीज 1800 के भाव पर है, 1700 शेयर, इनके भाव के आसपास ही कहेंगे। आगे किस तरह की चाल आप देख रहे हैं? अब ब्रेकआउट कब आएगा इसका नेक्स्ट? मोर एक टाइम वाइज करेक्शन है फिलहाल स्टॉक में। ऊपर देखेंगे तो 1900-1950 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन 1600 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो अभी तक स्टॉक होल्ड कर रहा है। सो फिलहाल मैं कहूंगा कि थोड़ा टाइमिंग करना डिफिकल्ट है, लेकिन ब्रॉडर ट्रेंड अगर देखें तो ब्रॉडर ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव है जब तक 1600 के लेवल्स के ऊपर है तब तक। सो मे बी थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में रहेगा स्टॉक में, बट जब तक 1600 के लेवल्स नहीं टूटते हैं तब तक ट्रेंड स्टॉक का एटलीस्ट नेगेटिव नहीं है, तो आपके एग्जिस्टिंग पोजीशंस में आप बने रह सकते हैं 1600 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय सफारी इंडस्ट्रीज में आपको दे दी गई है, स्टॉक के साथ होल्ड करने की राय इस वक्त दी जा रही है। अब अगला सवाल ले लेते हैं और दिल्ली से हमें राज ढिंगरा जी ने सवाल भेजा है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स पर इनका सवाल है। 55 शेयर और इनकी जो खरीद है वो 3000 के भी ऊपर के लेवल की है। 3116 पर इन्होंने लिया हुआ है स्टॉक में। इनको इस वक्त नुकसान हो रहा है। आज भी स्टॉक में हालांकि लाल निशान में कारोबार हो रहा है। पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं स्टॉक लगातार एक डाउन ट्रेंड में ही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक महीनों में करीब करीब 240 अंकों की गिरावट भी इस स्टॉक में देखने को मिली और ऐसा लग रहा है कि खरीद भी काफी ऊपरी लेवल पर इन्होंने स्टॉक में एंट्री कर ली है। रवि, आपकी क्या राय बन रही है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स पर? देखिए पूजा मैम, इस समय केमिकल के स्टॉक्स जितने बढ़े थे लगभग 100% और 5 सालों में जो 100-125% की रैली दिखाई थी, उनमें अब करेक्शन काफी तगड़ा देखने को मिल रहा है। और ये स्टॉक भी अगर आप देखते हैं तो अपने हाई से यहाँ पर गिरना चालू हुआ। हालांकि रिजल्ट्स पे देखते हैं या नंबर्स पे देखते हैं तो उतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ज्यादा इसलिए है कि ओवरबॉट सिचुएशन थी और इसीलिए 3447 का हाई बनाने के बाद ये स्टॉक अब गिरने के दौर में है। मेरे हिसाब से इनको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस डाल लेना चाहिए। अगर 2500 के नीचे ये स्टॉक जाता है तो आप बिल्कुल निकल जाइए, क्योंकि मेरी राय बिल्कुल नहीं होगी कि आप इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि फिर ये आपको
1600 और 1800 की सीरीज में जा सकता है। और अभी जो मोमेंटम है उसमें अगर बजट तक में अगर कुछ रैली बाउंस बैक करती है तो भी आपको निकलने का मौका मिल सकता है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 2500 का डाल के रखिए, उसके नीचे जाता है तो एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो बजट के आसपास तक आपको कुछ लेवल्स में बाउंस बैक मिलेगा, तब आपको निकलने का मौका मिल सकता है। इसलिए ईटी स्वदेश कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, 2500 के स्टॉप लॉस के साथ गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स में बने रहने की सलाह है। आगे बढ़ने से पहले जरा एक नज़र बाजार पर डालेंगे। जो बढ़ने वाले शेयरों की लिस्ट है वो लगातार अब छोटी होती जा रही है और इस वक्त निफ्टी में सिर्फ 5 शेयर ऐसे हैं जो हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं और बाजार है दिन की निचले स्तर के आसपास 18,281 का स्तर आपको स्क्रीन पर दिखेगा। 18,280.45 ये है आज का सबसे निचला स्तर। तो बाजार दिन के निचले स्तर पर है। निफ्टी 136 अंक नीचे, सेंसेक्स से 416 अंक नीचे। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर भी 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट है। परसेंटेज के टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक पर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि जो स्टॉक्स काफी तेजी से चले थे पीएसयू में, मिड कैप पीएसयूज में, वहां पर हम देख रहे हैं थोड़ा प्रेशर आ रहा है। इस बीआई का शेयर भी आज 1.5% नीचे है, इसके चलते आपको निफ्टी बैंक आज नीचे भी दिखेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो चढ़ने वाले जो शेयर हैं सिर्फ HUL, रिलायंस, नेस्ले, सिप्ला, ONGC, ये वो शेयर हैं जहां पर 0.25% से लेकर कमोबेश आधे % के आसपास की गेंस आज के सत्र में बच गए हैं और आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और ये प्रेशर शायद आपको आज शाम तक दिख सकता है। उसकी वजह यह है कि लोग ओवरनाइट पोजीशंस कैरी नहीं करना चाहते हैं और जो ग्लोबल रिस्क्स हैं उससे थोड़ा सा अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं, कोई टेंशन लेके वीकेंड पर जाना नहीं चाहते। BPCL, M&M, ITC यहां पर कमजोरी थोड़ी सी और बढ़ गई है और इस कमजोरी वाले शेयरों में ग्रासिम, हीरो मोटो भी शामिल हो गए हैं जहां पर 1.5% से ज्यादा की नरमी हम शेयर में देख रहे हैं। ITC पर आपसे रुचित सलाह चाहूंगा। 2% के आसपास ही कमजोरी है और यह भी डे लो पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है ITC का शेयर। क्या आपको लगता है कि अभी ये और गिरेगा? 360 के स्तर हमने देखे, वहां से लगातार ये प्रेशर में है। क्या सलाह देंगे? क्या नीचे जाने पर बाइंग का मौका है या फिर प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ेगा? अभी जो पिछला अप ट्रेंड हमने देखा था लगभग 200-220 के लेवल से, जहां पे ये स्टॉक ने एक मेजर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखा था और वो ब्रेकआउट के बाद में 200 से लेके 360 तक नॉन स्टॉप बिना कोई करेक्टिव फेज के स्टॉक ने तेजी दिखाई। सो ऑफ कोर्स जब शॉर्ट टर्म में इतनी बड़ी तेजी हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन या थोड़े करेक्टिव फेज स्टॉक में रह सकते हैं। सो हालांकि ये जो पूरा करेक्शन है वो अगर आप मीडियम टर्म चार्ट्स पे देखें तो जस्ट अ करेक्टिव फेज विद इन अप ट्रेंड, हम विद इन एन अप ट्रेंड कहा जाएगा। तो यहाँ पे नीचे 320, 318 आई थिंक ये काफी इमीडिएट अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स देंगे कोई भी डिक्लाइंस पे। सो यहाँ पे रादर देन ट्रेडिंग आई थिंक ये मोर एक मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए स्टॉक को। और डेफिनेटली अगर आप पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक देख रहे हैं या एटलीस्ट साल भर के व्यू के लिए देख रहे हैं तो डिक्लाइंस पे जब भी 320, 318 के आसपास आता है तो ये स्टॉक को वहां पे खरीदारी करने को देख सकते हैं। ITC को लेकर ये व्यू, लेकिन अब जयपुर से अगले दर्शक को जोड़ेंगे। आयुष हमारे साथ हैं। आयुष नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? आयुष हमारा संपर्क टूट गया है लेकिन उन्होंने शेयर अपना हमें जरूर भेज दिया। इनके पास में वोडाफोन आइडिया की 1000 शेयर हैं, 8 रुपये 45 पैसे के भाव पर और 8 रुपये 30 पैसे के आसपास का भाव है। बीच में हमने थोड़ी सी रिकवरी देखी थी शेयर में, लेकिन फिर से हम प्रेशर बनता हुआ देख रहे हैं और नुकसान में इस वक्त बैठे हैं। आयुष, रवि आपसे समझना चाहेंगे आइडिया, वोडाफोन आइडिया में कोई सेंस है अब इन्वेस्टेड रहने का? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कारोबार भी सिमट रहा है, सब्सक्राइबर लूज कर रहे हैं वो, और कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर भी एक खतरे के बादल लगातार मंडराते रहते हैं। कोई मतलब है इसमें बने रहने का? देखिए, कंपनी कंटिन्यू लॉस पे जो है वो पोस्ट कर रही है और अभिषेक जी आपने बिल्कुल सही बोला है, इस तरीके के स्टॉक्स में निवेश करने से पहले 100 बार सोचिए, कहीं ऐसा ना हो आपका पैसा पूरी तरह से डूब जाए, आप छोटे लॉस में है, पर मुझे लगता है कि आपको निकल जाना चाहिए। अच्छे स्टॉक्स बाय करिए, अच्छे स्टॉक्स की चर्चा आप यहाँ पर ईटी स्वदेश में अच्छे स्टॉक्स की चर्चा होती है, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, मोमेंट्री हो, आप उन पे करिए, पर इस तरीके के स्टॉक से मुझे लगता है निकल जाना चाहिए। ये आपको छोटी मोटी न्यूज का इंपैक्ट जरूर दिखाता रहता है, लेकिन ये ऐसा स्टॉक नहीं है जिससे कि आप अपने पोर्टफोलियो में रख सके या फिर इसमें बाय सेल करके आप फंस सकते हैं। लेकर ये व्यू, लेकिन आज रिलायंस में जो हमने शुरुआती तेजी देखी उसके पीछे वजह ये थी कि FMCG में कंपनी ने एंट्री की है और एक नया ब्रांड वो लेकर आए हैं। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़े कुछ रिसर्च का, और हमारे खास सेगमेंट का वक्त है कमोडिटी की ABCD।
और इस सेगमेंट में हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़ी कुछ छोटी छोटी बारीकियों के बारे में आपको बताते हैं, जिससे कि आपको निवेश करने में आसानी हो सके। और आज का टॉपिक क्या है ये बताने के लिए विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताइए। हम बात करने वाले हैं मेंथा ऑयल की, क्योंकि ये काफ़ी फोकस में पिछले कुछ समय से इसलिए क्योंकि सिंथेटिक मेंथा की सप्लाई मार्केट में काफ़ी बढ़ गई है और एक्सपोर्ट डिमांड उस तरह की नहीं रही है जिसकी उम्मीद किसान कर रहे थे। इस वजह से काफ़ी दिनों से एक लैक लस्टर परफॉर्मेंस एक दायरे में घूम रहा है। मेंथा कारोबार के बारे में अगर बात करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया में जितना भी मेंथा का उत्पादन होता है उसमें 75 से 80% सिर्फ भारत में होता है। तो भारत एक सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है और सबसे बड़ा यहाँ पर प्रोड्यूसर भी है। इसके अलावा भी दुनिया के और भी कई कंट्रीज़ है, चाहे वो यूएस से लेकर यूरोप तक, चाइना तक, जहाँ पर इसकी डिमांड है और वहाँ पर एक छोटे लेवल पर वहाँ पर उत्पादन भी होता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है तो सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है फार्मा सेक्टर में, एफएमसीजी सेक्टर में। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट है फार्मा से लेकर एफएमसीजी जहां पर मेंथा की डिमांड रहती है, तो इस वजह से इसकी एक्सपोर्ट डिमांड भी काफ़ी रहती है। लेकिन इस बार फोकस इस बात पर है कि सिंथेटिक मेंथा ऑयल का मार्केट में सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि उसकी कीमतों पर असर हो रहा है, इसलिए आज मैं इस पर बात करने वाला हूँ। तो इसके अगर कारोबार की अगर बात करें तो यहाँ पर यूपी में के कुछ ज़िले हैं जिसमें चंदौसी, बाराबंकी जैसे कुछ ज़िले हैं जहाँ पर मेंथा का भारी मात्रा में उत्पादन होता है और एमसीएक्स का जो डिलीवरी सेंटर भी है वही है। तो इसका वायदा कारोबार को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसके कारोबार को समझिए। महीने के पहले कारोबारी दिन यहाँ पर इसके कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है और आखिरी कारोबारी दिन जो भी होता है उस दिन इसकी एक्सपायरी होती है। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से इसकी ट्रेडिंग होती है। इसके अलावा ट्रेडिंग यूनिट की बात करें तो 360 किलोग्राम है, 2 ड्रम का ये साइज होता है और टिक साइज है 10 पैसे का। और यहाँ पर अगर आप एक्सपायरी तक पोजीशन को होल्ड करते हैं तो आपको कंपलसरी तौर पर आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। शुरुआती मार्जिन की बात करें, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो 50,000 रुपये आपको शुरुआत में जमा करने पड़ेंगे। फिर M2M जैसे भी आपको प्रॉफिट या लॉस हो उसके हिसाब से आपको मार्जिन भरने पड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप यहाँ पर डिलीवरी लेनी पड़ती है तो जो भी डिलीवरी के लिए यहाँ पे जमा होते हैं वेयर हाउसेस में माल, उसके लिए कुछ क्वालिटी स्पेसिफिकेशन है, वो क्वालिटी नॉर्म्स को आप पूरा करेंगे तभी आपको एक्सचेंज पे ये डिलीवरी के नॉर्म्स पूरे होंगे। चंदौसी, संभल, रामपुर, बाराबंकी मंडियों के जो स्पॉट प्राइस है उसके आधार पर एमसीएक्स के प्राइस तय किए जाते हैं, क्योंकि ये बड़े मार्केट है, यहाँ पर उत्पादन के सेंटर भी यही जिले हैं, तो इस वजह से इन प्राइसेस को देखा जाता है। तो ये कुछ बारीक बातें हैं, अगर मेंथा के कारोबार में आप उतरना चाहते हैं तो इन बातों को जरूर समझ लें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कमोडिटी मार्केट से जुड़ी कुछ हम आपको जानकारी दे रहे थे और मेंथा ऑयल के कारोबार किस तरीके से करना चाहिए ये भी हम आपके सामने रख रहे थे। लेकिन एक बार बाजार पर नजर डालिए और निफ्टी में देखिए अब कमजोरी बढ़ते हुए नजर आ रही है। अब 18,300 का अभी जो लेवल है वो भी निफ्टी तोड़ चुका है और हम देख सकते हैं कि सरकारी बैंक जो है, ऑटो स्टॉक्स जो है, वहां पर सबसे ज्यादा गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में भी दबाव बढ़ता जा रहा है और 360 अंकों की गिरावट यहाँ पर इस वक्त बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। निफ्टी में जो सबसे ज्यादा कमजोरी वाले शेयर्स हैं उसमें M&M देखिए, यहाँ पर 2% की गिरावट है। BPCL, ITC, ग्रासिम, हीरो मोटोकॉप, यहाँ से दबाव इस वक्त देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी भी देखिए इस वक्त अपने निश्चित स्तर के पास कारोबार कर रहा है। तो ये है मार्केट का अभी तक का अपडेट और हम देख रहे हैं कि ये सुबह जिस तरीके से कमजोर ग्लोबल क्यूज आ रहे थे उसका क्लियरली एक इम्पैक्ट यहाँ पर इस वक्त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और 18,300 का भी जो लेवल है वो भी अब बाजार तोड़ चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब मार्केट में जो सवाल हमें मिल रहे हैं वो भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। और हमारे पास इस वक्त अगले दर्शक जुड़े हैं, पीयूष राज हमारे साथ जुड़े हैं अपना सवाल लेकर। पीयूष नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। ऑलराइट, व्हाट्सएप के जरिए सवाल आ चुका है हमारे पास। टाटा मोटर्स डीवीआर पर इन्होंने सवाल भेजा हुआ है। 1000 शेयर्स 69 के लेवल पर इन्होंने लिए हुए हैं। टाटा मोटर्स अभी मौजूदा भाव देखें तो 218 के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है, तो काफी शानदार मुनाफा हो रहा है इनको। लॉन्ग टर्म निवेशक लग रहे हैं ये और क्लियरली देखिए इसका फायदा यहाँ पर इस वक्त इनको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। 70 के भाव के आसपास इन्होंने एंट्री की थी स्टॉक में और
यहाँ पर शानदार मुनाफा इस वक्त हो रहा है। 218 के भाव पर इस वक्त स्टॉक देखिए ट्रेड भी कर रहा है। रवि, क्या सजेस्ट करेंगे? टाटा मोटर्स डीवीआर में इन्होंने खरीदारी की हुई है और 70 रुपए पर एंट्री की थी, लेकिन देख रहे हैं हम हाल फिलहाल में ऑटो स्टॉक्स में थोड़ा दबाव भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। अभी इस स्तरों पर क्या करना चाहिए? थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इन्हें कर लेनी चाहिए या फिर अभी भी बने रहे? टाटा मोटर्स डीवीआर के लिए अगले लेवल्स क्या देख रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल पूजा जी, समझदारी तो इसी में है कि भले आपने लॉन्ग टर्म निवेश किया हो लेकिन आपको एक सफिशिएंट प्रॉफिट यहाँ पर दे रहा हो तो आपको उसको प्रॉफिट को थोड़ा थोड़ा बुक कर लेना चाहिए। और इस समय अभी के जो हालात हैं उसमें एक बार 50% प्रॉफिट यहाँ पर यानी आधे शेयर आप अगर बुक कर लेते हैं तो आपको दोबारा जो है वो एंट्री करने का मौका मिलेगा और ये स्टॉक वापस से 180 और 170 के लेवल फिर से आ सकते हैं, तो आप वहां पर एंट्री कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को वापस से अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। तो मुझे लगता है पूजा जी, इनको एक बार यहाँ पर जरूर 50% प्रॉफिट एटलीस्ट बुक करना चाहिए क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट होगा और करेक्शन में एक बार 170 180 के लेवल दिखा सकते हैं। ठीक है, टाटा मोटर्स डीवीआर को लेकर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, अजय कुमार गुप्ता है फोन लाइन पर। अजय नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? ठीक है, अजय का सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है LIC हाउसिंग फाइनेंस के 50 शेयर 154 रुपए के भाव पर 402 रुपए के आसपास से ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 150 के आसपास ये खरीद है। रुचित, एक बढ़िया प्रॉफिट इनको हो रहा है और हम देख रहे हैं कि शेयर एक ब्रॉड रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। आप ये बताइए, LIC हाउसिंग फाइनेंस अभी भी आप बने रहने की सलाह देंगे या फिर प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर कर लिया जाए? आई थिंक एक ब्रॉड रेंज स्टॉक ने बनाई है जिसके हायर एंड ऑफ द रेंज के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है और काफी समय से देखेंगे तो स्टॉक 430 420 ये लेवल्स अभी तक स्टॉक ने पार नहीं किए। सो आई थिंक क्योंकि हायर एंड ऑफ द रेंज तक आ चुका और इनको काफी अच्छा मुनाफा भी हो रहा है, उनका बाइंग प्राइस काफी अच्छा है। सो मेरी यहाँ पे सलाह रहेगी कि एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए इनको। बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेने की राय। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में भी हमने देखा कि हाल फिलहाल में शानदार तेजी देखने को मिली और अच्छी बात यह कि इनका जो एंट्री लेवल था वो काफी अच्छा था, इस वजह से अच्छे मुनाफे में है। और लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की भी राय आपको दी जा रही है। आज 2% यहाँ पर स्टॉक नीचे कारोबार कर रहा है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। ये फेसबुक के जरिए हमें आया है दिव्येश पटेल जी का। NHPC के स्टॉक इन्होंने लिए हुए हैं, 2000 शेयर इन्होंने 44 के भाव पर इस वक्त NHPC को होल्ड किया हुआ है। और अगर अभी मौजूदा भाव देखेंगे NHPC का तो करीब 40 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो इनका जो खरीदारी लेवल है उसी पर के पास ये स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है, लेकिन लॉस हो रहा है। करीब 7000 का नुकसान भी इनको हो रहा है क्योंकि शेयर की क्वांटिटी ज़्यादा है। 2000 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं। तो चित आप ही सजेस्ट करिए, अभी जो इनकी खरीद भाव है उसके पास स्टॉक कारोबार कर रहा है, क्या करें? और इनको स्टॉप लॉस भी सुझाइए अगर होल्ड करना हो तो। नीचे 39 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे। ब्रॉडली एक अच्छा अपमूव हमने रिसेंट जो देखा था उसमें अच्छे वॉल्यूम्स, ग्रेजुअल हायर वॉल्यूम्स हुए थे और जो करेक्टिव फेज लास्ट 1-1.5 महीने में है उसमें वॉल्यूम्स इतने ज्यादा नहीं है। सो ये क्लियर दिखाता है कि जो रिसेंट बाइंग एक्टिविटी हमने देखी है वो अभी भी इंटैक्ट है। सो शॉर्ट टर्म में शायद मार्केट्स थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है तो ये सब PSU स्टॉक्स जो ज्यादा चले हैं उनमें भी थोड़ा कूल ऑफ आ सकता है। बट आई थिंक 39 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा जो ब्रेक नहीं होना चाहिए इनकेस ये ट्रेंड इंटैक्ट रखना है तो। सो 39 का स्टॉप लॉस रखे, फिलहाल अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। NHPC को लेकर ये व्यू। लेकिन आज हमने देखा था कि रिलायंस के शेयर में शुरुआती तेजी थी तकरीबन 1% के आसपास की, लेकिन थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से प्रेशर देख रहे हैं। जैसे जैसे बाजार नीचे है ये शेयर भी दबाव का शिकार हुआ है। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस कंपनी के लिए। FMCG के लिए उन्होंने इंडिपेंडेंस ब्रांड लॉन्च किया है गुजरात में और इसके तहत एक औपचारिक तौर पर FMCG में एंट्री भी कंपनी की हो गई है। पैन इंडिया इसको लॉन्च करने की तैयारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं, विनी मोतीवाला। विनी, बताइए क्या खबर है इसको लेकर? तो ये बात करें तो ये जो रिलायंस की
एक्विजिशन की बात करें, उन्होंने ऑलरेडी बता चुके थे कि पहले ही कि दे विल बी फॉरेन एंटर करने वाले हैं एफएमसीजी में, और इस एंट्री से फाइनली उनकी जो लॉन्च हो चुकी है, अभी कल उन्होंने लॉन्च की थी, तो ये लॉन्च उनकी हो रही है इंडिपेंडेंस ब्रांड के नाम से। भूलिए मत, रिलायंस रिटेल वेंचर्स ऑलरेडी उनकी काफी सारी एफएमसीजीज, वेदर पर्सनल केयर, होम केयर, स्टेपल्स में ऑलरेडी उनकी काफी सारी ब्रांड्स भी है, तो ये एक फैक्टर उनके लिए ऑलरेडी इजी पड़ जाता है। पर ये लॉन्च के बाद वो ये प्रोडक्ट्स भी उनकी, ये कौन सी कैटेगरीज की बात कर रहे हैं अभी, तो पैकेज्ड फूड की बात कर रहे हैं, एडिबल ऑयल की बात कर रहे हैं, बिस्किट्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें इवन व्हीट फ्लावर आ जाता है, ग्राम फ्लावर आ जाता है, तो इसकी वजह से ये जो कंपटीशन थोड़ी स्पेस में तो बढ़ जाएगी। और बोलिए मत, ये सब फैक्टर्स जो है इसमें काफी सारे अनऑर्गेनाइज भी प्लेयर्स होते हैं, तो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स से ये शिफ्ट तो बढ़ेगी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स तक। दे वांट टू गो फॉर दैट वैल्यू मॉडल, जहाँ पे वो वैल्यू देंगे कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स के लिए, और कंपटीशन कौन सी एफएमसीजी के लिए बढ़ेगी, तो अडानी विल्मर, क्योंकि अडानी विल्मर है और एडिबल ऑयल में, ग्रेन्स में है, पल्सेस में है, तो उनकी वजह से ये कंपटीशन बढ़ती है। पतंजलि फूड्स के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे भी एडिबल ऑयल है, आटा है, बिस्किट्स के फैक्टर्स भी है, जो पतंजलि फूड्स के लिए कंपटीशन बढ़ती है। टाटा कंज्यूमर्स का जो संपन्न पोर्टफोलियो है वो स्पेसिफिकली वो फूड स्टेपल्स पोर्टफोलियो है, तो उसमें भी थोड़ी इंपैक्ट दिख सकती है। और अदर कंपनीज एफएमसीजी जैसे बात करें आईटीसी की, क्योंकि उनकी आशीर्वाद आटा है, एचयूएल की बात करें, मैरिको की बात करें, पर इनका जो फैक्टर है वो काफी डाइवर्सिफाइड है, तो इतना ज्यादा इंपैक्ट इन सब कंपनीज पे नहीं आता है। पर ऑल इन ऑल ये रिलायंस का एफएमसीजी प्ले है वो एक बड़ी बात है, क्योंकि क्या ये बन जाएगा नेक्स्ट जियो जो हमने देखा था टेलीकॉम स्पेस में, क्या ये सिमिलर ट्रेंड होगा एफएमसीजी स्पेस में, ये एक फैक्टर है। क्योंकि ओवरऑल शिफ्ट उनकी बैलेंस शीट जो है काफी स्ट्रांग भी है, तो ज्यादा एक्विजिशंस भी हो सकते हैं। उन्होंने ऑलरेडी कैंपा कोला अक्वायर किया है, सोसियो अक्वायर किया है, जो अगस्त 2022 में उन्होंने ऑलरेडी बात कर चुके थे इनके बारे में। और नमूरा का भी यही व्यू है कि उनके पास काफी फैक्टर्स है जो वो लेवरेज भी कर सकते हैं। उनका जो टाइप है व्हाट्सएप के साथ, जियो मार्ट ऑलरेडी है उनके लिए, तो यहाँ पे ये उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी थोड़ी ईजी बन जाती है, क्योंकि उनकी चैनल ऑलरेडी फिक्स्ड है, सेट है। तो ये इंडिपेंडेंस ब्रांड एक मेड इन इंडिया ब्रांड है, फॉर इंडियंस है, ये एक फैक्टर है जो रिलायंस को एक्चुअली फोकस में रख रहा है, उनकी एफएमसीजी प्ले को बढ़ाने की कोशिश है ये। ठीक है, एफएमसीजी को लेकर ये रिलायंस के प्लान, और जो कंपनियां इंपैक्ट होंगी या फिर जिस पर कम असर पड़ेगा वो भी आपको विनीत ने बता दिया है। आज हमने शुरुआती तेज़ी देखी थी, लेकिन अब ये फिजल आउट हो रहा है, इसमें जो भी गेंस से शुरुआत की। आगे बढ़ेंगे, बिपिन झा का सवाल लेंगे, कोलकाता से उन्होंने अपना सवाल भेजा हमें। इनके पास है बॉम्बे डाइंग के 3400 शेयर हैं 135 रुपये के भाव पर, इस वक्त 82 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। रवि, आपसे सलाह जानना चाहेंगे इस पर, थोड़ा सा ऊपर के भाव पर खरीदे हैं, अब 82 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये कहा जा रहा है और ये देखा भी गया है कि अब ये प्रॉक्सी रियल्टी कंपनी एक तरह से होगी बॉम्बे डाइंग। आपका क्या मानना है कि अभी इसमें निवेशित रहना चाहिए, आगे इनको ठीक ठाक रिटर्न्स मिल जाएंगे, या फिर निकल जाने की सलाह देंगे आप? अभिषेक जी, मुझे लगता है ट्रेंड बदलने की जरूरत है। थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर अभी डाउन लग रहा है, और ये अगर देखते हैं तो फंडामेंटल नंबर्स पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं दे रहा है। और जो अभी 82 रुपीज का भाव है, अगर आप देखें तो पिछली गिरावट जो स्टार्ट हुई थी वो 125 रुपए से स्टार्ट हुई थी, 82 रुपए आ गया है, और अगर 80 के नीचे जाता है तो वापस से आपको 60 और 62 रुपए की रेंज में आ सकता है। तो मुझे लगता है कि चूंकि यहाँ पर ना तो आपको टेक्निकल अच्छा लग रहा है और ना बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको फंडामेंटल नंबर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक बार एग्जिट होने में ज्यादा समझदारी है। रही बात दूसरी तरफ अगर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एनएमडीसी को आप अपने फोकस में रख सकते हैं, आप उसमें निवेश की रणनीति बना सकते हैं, या फिर दूसरा स्टॉक है आरईसी, आप इसको भी ले सकते हैं। दमदार स्टॉक्स हैं, आपको अच्छे यहाँ पर डिविडेंड मिलते हैं, डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी अच्छा है, और यहाँ पे फंडामेंटल भी अच्छे, तो आप उनकी तरफ फोकस कर सकते हैं। रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं, कमलाकर जोशी जी। नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। Industries I have purchased at for 46,500. So 2 quantities I have purchased. So to hold or to sell out, booking lots. This is my question. मेरे ख्याल से प्राइस आपका प्राइस आपका शायद 465 है।
और 2 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं। क्वांटिटी काफ़ी कम है, लेकिन रवि आप ही सजेस्ट करिए, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हाल फिलहाल की आईपीओ आया है कंपनी का, और इन्होंने जो एंट्री ली है वो भी ठीक ठाक ही लेवल पर है। जब नीचे आ रहा था स्टॉक्स तब इन्होंने एंट्री ली और इसका देखिए फ़ायदा भी मिल रहा है इनको। हालांकि क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है तो मुनाफा इतना बड़ा दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर स्टॉक प्राइस पर बात करेंगे तो इनके जो एंट्री लेवल थी उससे बढ़ चुका, 595 पर कारोबार कर रहा है। क्या करें, बने रहे स्टॉक में या फिर निकल जाए? देखिए इंपॉर्टेंट पूजा जी ये है कि इन्होंने स्टॉक में निवेश आई थिंक शुरू किया और प्रॉफिट आ रहा है, और अच्छी बात है कि स्टॉक अच्छी जगह पे खरीदा है। मुझे लगता है एक बार को यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और इस समय अभी जो लेवल्स दिख रहे हैं इससे थोड़ा सा करेक्शन का ही फेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये सही टाइम है, आप एक बार यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग की सलाह है शेयर में। निखिल का सवाल लेंगे, अडानी एंटरप्राइजेस पर इनका सवाल है। 26 शेयर हैं 3,109 रुपए के भाव पर, ठीक ठाक भाव पर खरीदे हैं, 4,000 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है, प्रॉफिट भी ठीक ठाक हो रहा है। रवि, अडानी एंटरप्राइजेस क्या सलाह देंगे आप, अभी निवेशित रहें इसमें? देखिए अभिषेक जी, फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको कंपनी के वापस काफी अग्रेसिव रिटर्न देखेंगे। एक साल में 134% और 1 महीने में देखते हैं तो लगभग 1% से ऊपर, और गिरते मार्केट में भी शेयर अच्छे परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहला सजेशन ये होगा कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी कर लीजिए, 50% यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और वापस अप साइड का टारगेट अगर देखते हैं तो 4200 तक के तो लेवल दिख ही रहे हैं, लेकिन आपको इस गिरावट में मौका मिलेगा, आप वापस से 3600 और 3700 के पास आप फिर से खरीदारी कर लीजिएगा। ये स्टॉक ऐसा है कि थोड़ी जॉबिंग और चर्निंग करते रहिए, प्रॉफिट को बढ़ाते रहिए। लॉन्ग टर्म पे तो स्टॉक अच्छा है, अप साइड का टारगेट 4200 का है। साइड का टारगेट 4200 का देख रहे हैं अडानी एंटरप्राइजेज में, तो मुनाफा भी अच्छा हो रहा है, कुछ प्रॉफिट आप यहां पर बुक करके निकल सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं, और रजत का सवाल आया है हमें व्हाट्सएप के जरिए। मारुति सुजुकी पर सवाल है इनका, 25 शेयर्स 9,335 के भाव पर लिया हुआ है, 9,000 के ऊपर के लेवल्स हैं ये। फंडामेंटल के लिहाज से तो कोई प्रश्न है ही नहीं, लेकिन एक बार टेक्निकल राय ले लेते हैं। रुचित, मारुति सुजुकी क्या लग रहा है आपको? स्टॉक में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से गिरावट हावी है, और आज भी हम देख सकते हैं कि करीब 1.25% की कमजोरी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। चार्ट स्ट्रक्चर आगे के लिए कैसा दिख रहा है आपको? क्या और करेक्शन देख रहे हैं स्टॉक में? क्या एवरेज इनको कर लेना चाहिए इन स्तरों पर, या फिर इन्हीं लेवल्स पर बने रहे अभी? प्राइस वाइज ऑलरेडी एक अच्छा करेक्शन 9800 से अभी ऑलमोस्ट 84-8500 तक आया है, तो यहाँ पे अभी 200 EMA सपोर्ट के आसपास भी है स्टॉक। सो मेरी सलाह रही कि जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसी को होल्ड करके, और नो इन केस यहाँ पे कोई रिवर्सल्स 200 EMA के आसपास कुछ आपको डेली चार्ट्स पे या वीकली चार्ट्स पे कुछ रिवर्सल्स नजर आता है तो नेक्स्ट वीक आप ये कॉल ले सकते हैं कि वेदर यहाँ पे एवरेज करना चाहिए कि नहीं। बट ये लेवल्स नहीं है कि जहाँ पे ये स्टॉक को एग्जिट करना चाहिए। सो अपनी एग्जिस्टिंग जो पोजीशंस है उसमें ऐसे ही बने रहे, और स्टॉक को मे बी आज का जो वीकली क्लोज होगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वो देख के स्टॉक को फिर से एक बार रिव्यू ले ले मंडे को। ठीक है, तो मारुति सुजुकी में बने रहने की सलाह है। नासिक से सचिन का सवाल लेंगे व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास कंसाई नेरोलैक के 35 शेयर 496 रुपए के भाव पर 432 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि प्रति शेयर तकरीबन 50-60 रुपए के आसपास का इसमें नुकसान है सचिन को। रवि, हमने देखा था कि क्रूड के प्राइसेस में ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़्यादा नरमी आई है, $75 के आसपास तक के भी हमने भाव देख लिए, लेकिन कंसाई नेरोलैक को शायद अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो उतना बेनिफिट होता हुआ दिखा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़े से महंगे लग रहे हैं ये शेयर। ये क्या आप इसमें बने रहने की सलाह देंगे, या फिर आपको भरोसा है कि थोड़ा समय दिया जाए तो अच्छे रिटर्न्स इसमें मिल सकते हैं? देखिए ओवरऑल क्रूड ऑयल की प्राइसेस बिल्कुल आपने अभिषेक जी सही बताया, जिस हिसाब से करेक्शन हुआ उस हिसाब से शेयर की एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छे नंबर्स यहाँ पर आएंगे, लेकिन अगर आप वीकली, मंथली, ईयरली देखते हैं तो इस स्टॉक ने काफी निराश किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटर होगा कि यहाँ से अगर आप स्विच कर लें, और स्विच करना है अगर आपको पेंट इंडस्ट्री में रखना है तो मुझे लगता है कि एशियन पेंट और बर्जर पेंट ये दोनों ज्यादा अच्छे ऑप्शन है अगर आपको पेंट इंडस्ट्री में जाना है, क्योंकि ये अग्रेसिव रिटर्न्स आपको ज्यादा दे सकते हैं। और अगर आप इस पेंट इंडस्ट्री से निकल के दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, डिविडेंड के स्टॉक्स लेना चाहते हैं, तो 2 स्टॉक्स मैंने बताए थे, NMDC और REC, आप उनको भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, या उसकी तरफ स्विच करके आप अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये राय आपको स्टॉक में दे दी गई है। NMDC अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल भी हमें व्हाट्सएप के जरिए ही आया है प्रभाकर जी का। महिंद्रा एंड महिंद्रा का सवाल है इनका, और 400 शेयर्स इन्होंने 1250 के भाव पर लिया हुआ और इनकी खरीदारी के पास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है। करीब करीब 4800 का 820 का मुनाफा भी इनको इस वक्त यहाँ पर हो रहा है स्टॉक में। रुचित, ट्रेडिंग का ही नजरिया लग रहा है इनका, और देखिए इनकी जो खरीद भाव थी उसी के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है। अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री ली है, लेकिन आज करीब 2% नीचे भी है ये स्टॉक। क्या करना चाहिए? अभी मुनाफा बुक करके निकल जाएं या फिर कुछ स्टॉप लॉस सुझाकर होल्ड करने की राय देंगे इन्हें? पिछले 4 महीने में देखिए तो स्टॉक 1300 से लेके 1200, ऑलमोस्ट 1350 1200 इसी 100-150 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़े लंबे समय के चार्ट देखूं तो ये पूरा कंसोलिडेशन लास्ट 4 महीने का है, वो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन लग रहा है विद इन अ ब्रॉडर अप ट्रेंड। सो अगर आप मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो आई थिंक नो थोड़े समय के लिए और टाइम वाइज करेक्शन रह सकता है, और उसके बाद स्टॉक में फिर से जो अच्छे रिटर्न्स है वो आपको ओवरऑल कंटिन्यू होते हुए दिख सकते हैं। तो पोजीशंस में बने रहे। इन टर्म्स ऑफ स्टॉप लॉस, ये जो पिछले 4 महीने का रेंज बना है उसका सपोर्ट एंड 1200 के आसपास है। सो 1200 के नीचे आप अपनी पोजीशंस पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, एमएनएम को लेकर ये व्यू। लेकिन आगे बढ़ेंगे, हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आज बहुत ही ज़बरदस्त सेक्शन है। मद्रास फर्टिलाइजर आप देखिए वहाँ पर 18% के आसपास का उछाल है। आप अगर चंबल एनएफएल को देखेंगे वहाँ पर भी तेजी 6% के आसपास की। दीपक फर्टिलाइजर में भी आज अच्छी तेजी है और इसको एक खबर का साथ भी मिल गया है। दरअसल कंपनी ने अपने कारोबार की वैल्यू अनलॉकिंग के लिए रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया है, और रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान क्या है बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या रिस्ट्रक्चरिंग कर रही कंपनी, कौन से बिजनेसेस अलग कर रही है, क्या प्लान है वैल्यू अनलॉकिंग के पूरे? जी बिल्कुल, आज दिन के ट्रेड में स्टॉक में भी अच्छी जो है बाइंग देखने मिल रही है और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिला है स्टॉक में। और अहम बात यह है कि 2 बिजनेसेस हैं उनको जो है डिमर्ज कर रहे हैं, और एक टाइप से बड़ी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है जहाँ पे एक साइड आपके केमिकल्स होंगे, माइनिंग केमिकल्स, और दूसरे होंगे आपके फर्टिलाइजर बिजनेस। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अब ये 2 नए कंपनीज बनेंगे, और एक कंपनी जो स्मार्ट केम टेक्नोलॉजी रहेगी उस पे फर्टिलाइज़र बिजनेस रहेगा, और दूसरा जो टैन बिजनेस है उसमें जो है परफॉर्मेंस जो केमिकल्स होती है वो इंक्लूड रहेगी, वो माइनिंग बिजनेस में रहेगी। अब इसका रैशनल हम समझते हैं क्यों ऐसा हुआ, और ये एनालिस्ट का मानना है और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी है कि एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट होने वाला है। एक कंपनी कमोडिटी प्ले का रहेगा, दूसरा प्ले स्पेशलिटी में रहेगा, और स्पेशलिटी वालों में वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिल सकता है, और ये जो है एनालिस्ट का भी मानना है। इसके अलावा जो है लीडरशिप भी जो रहेगी फोकस्ड रहेगी, क्योंकि 2 सेपरेट बिजनेस रहेंगे, सेपरेट मैनेजमेंट रहेगा, और जो स्ट्रक्चर होती है जिस बिज़नेस की वो भी जो है सिंप्लीफाई हो जाएगी। ऑफ कोर्स आगे जाते हुए जो है दोनों, जो क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस ले लीजिए या टैन की माइनिंग बिजनेस ले लीजिए, दोनों में वैल्यू अनलॉकिंग होगी, ये मैनेजमेंट का मानना है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एनालिस्ट लोग भी जो है दोनों स्टॉक्स को अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे, इसलिए क्योंकि ये दोनों अब सेपरेट हो गए हैं, तो वैल्यू अनलॉकिंग का भी थीम चल रहा है, सेपरेट काम हो गए हैं, और जो एनालिस्ट का एक्सपोजर है वो भी बढ़ जाएगा। और कुछ एनालिस्ट से हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि एक सेपरेट लिस्टिंग का भी चांस है, तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा स्टॉक के लिए। और याद रखिए अप्रूवल्स अभी भी बाकी है शेयर होल्डर्स से, एनसीएलटी और जो है अलग अलग इम्पॉर्टेंट रेगुलेटर्स से। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो दीपक फर्टिलाइजर की रिस्ट्रक्चरिंग की ये पूरी कवायद, अभी तक जो पहचान थी वो एक फर्टिलाइजर कंपनी के तौर पर थी, लेकिन कंपनी चाहती है कि अब इसको जो अलग अलग इसके डिवीजन्स हैं उसको अलग किया जाए, और माइनिंग, केमिकल और फर्टिलाइजर कारोबार को डीमर्ज करेगी कंपनी, और कमोडिटी से अब स्पेशलिटी कारोबार की तरफ जाने पर इसका अब फोकस है। तो निश्चित तौर पर जो शेयर होल्डर्स हैं, अगर कंपनी अगर 2-3 हिस्सों में बंट जाती है, हालांकि उसको लेकर अभी अप्रूवल्स का भी इंतजार है तमाम रेगुलेटर, जैसा शरद बता रहे थे, लेकिन डेफिनेटली इसमें एक्शन एक बन सकता है, और आज हम वो जोश देख भी रहे हैं। दीपक फर्टिलाइजर, आपको ये खबर कैसी लग रही है रवि, और क्या आप सलाह देंगे इस पर? क्या नई खरीदारी करनी चाहिए इसमें? अभिषेक जी, ओवरऑल मैं अपडेट यहाँ पे देना चाहूंगा कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स आपके बजट तक वैसे भी 1.5 गुना होने वाले हैं, और अभी उसका तो ये पहला चरण है। दीपक फर्टिलाइजर की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 848 रुपए का भाव चल रहा है, ये वापस से आपको 1000 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा, तो आप मिस नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 4% की रैली जरूर हो गई है, लेकिन आप वोलेटिलिटी में आप स्ट्रैटेजी ये रख सकते हैं 50% यहाँ पे खरीद ले, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, मौका मिले तो खरीद लीजिए, नहीं तो कल अगर क्लोजिंग पे, आज की क्लोजिंग पे भी खरीद के जाएंगे तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो एक स्टॉक और भी, अगर आप यहाँ पर आप मद्रास फर्टिलाइजर और फैक्ट
उसको भी अगर आप फोकस में रखते हैं तो ये शेयर में भी वही मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है आप इनकी तरफ भी ध्यान दीजिए और पार्शियली डिवाइड करके आप अपना फंड को इन्वेस्ट करें, जिससे कि दिवाली तक यहाँ से बजट तक आपकी दिवाली हो सके। बिल्कुल। तो ये राय आपको फर्टिलाइजर शेयरों में दे दी गई है। बजट थीम का काफी अच्छा प्ले है, कुछ स्टॉक्स डबल हो सकते हैं, दोगुने हो सकते हैं मौजूदा स्तरों से, और ये कुछ स्टॉक्स आपको सजेस्ट भी किए, वहां पर आप नजर रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक व्हाट्सएप क्वेरी ले लेते हैं। पठानकोट से नितिन जी ने हमें सवाल भेजा है और इनका सवाल है कैंपस एक्टिववेयर पे 50 शेयर्स 460 के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ, और जब स्टॉक गिरावट में था तभी इन्होंने एंट्री लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नजर नहीं आया। रवि, हाल फिलहाल में हमने देखा कि जो फुटवेयर कंपनियां हैं, लेदर स्टॉक्स हैं, वहां पर काफी ज्यादा दबाव नजर आ रहा था। अभी कैंपस एक्टिववेयर कैसा लग रहा है आपको? बने रहने की राय देंगे स्टॉक में? रवि, आपसे सवाल होगा कैंपस एक्टिववेयर पे। जी पूजा जी, देखिए फिलहाल अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री, खास तौर से जो फुटवेयर इंडस्ट्री, उसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से अगर देखते हैं तो मुझे काफी अट्रैक्शन यहाँ से भी दिखाई देता है। तो थोड़ा सा करेक्शन है, और अगर आपका लॉन्ग टर्म निवेश है तो आपको ये वापस से 15-16% के रिटर्न यहाँ पर दे सकता है। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर अभी बने रहना चाहिए, पोजीशन को आप होल्ड करके रखिए, पैनिक मत होइए, आपको ये रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी मौजूदा में स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिख रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बने रहने की राय स्टॉक में आपको दी जा रही है। चलिए फिलहाल समय की कमी है, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। रवि जी, रुचित जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। तो मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाजत।